स्टूडेंट्स, आज हम आपको एग्जाम प्रिपरेशन के अंतर्गत हिंदी व्याकरण संबंधी प्रश्नों को बता रहे हैं कि किस तरह के उसमें एमसीक्यूज आ सकते हैं, यानी एमसीक्यूज आने की जो संभावनाएं हो सकती हैं। ये स्टूडेंट्स आपको पूरी 12th क्लास तक आपको आ सकते हैं। और अगर आप कॉलेज में जाते हैं और उसमें भी अगर आपका हिंदी आपका एक सब्जेक्ट होता है तो उसमें भी आपको इस तरह के प्रश्न आने की संभावनाएं रहती हैं। तो इसको ध्यान से देखिएगा। इससे पहला प्रश्न है, ता वर्ग का उच्चारण स्थान है। ता वर्ग यानी जो त थ द ध न, तो जब हम इसको बोलते हैं तो त थ द ध न, तो इसमें ऑप्शन ए मूर्धा, ऑप्शन बी दंत, ऑप्शन सी ओष्ठ, ऑप्शन डी कंठ। तो इसका राइट आंसर है दंत। यानी जब हम त थ द ध बोलते हैं तो हमारी जीभ जो है दांतों पर टकराती है। फिर प वर्ग का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए दंत, ऑप्शन बी कंठ, ऑप्शन सी ओष्ठ, ऑप्शन डी मूर्धा। तो जब हम प बोलते हैं तो प को बोलेंगे प फ ब भ म, तो ये प वर्ग पूरे आते हैं। तो इनको बोलते समय हमारे ओठों का उपयोग होता है, इसलिए ये ओष्ठ इसका स्थान है। फिर चा वर्ग का उच्चारण स्थान है। तालु, ओष्ठ, कंठ, इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट जब हम च बोलते हैं, च छ ज झ न, तो च छ ज झ न जब हम बोलते हैं तो हमारी जीभ जो है तालू पर टकराती है, जीभ दांतों के पीछे। तो ये जो है च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए समूह शब्द, ऑप्शन बी संयुक्त शब्द, ऑप्शन सी वर्णमाला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है वर्णमाला, क्योंकि वर्ण जो होते हैं क ख ग घ इंगा च छ ज झ या ये पूरा जो आपका आता है ये वर्णमाला कहलाती है, हिंदी वर्णमाला। फिर इसके बाद है श, त्र और ज्ञ, ये तीनों कौन से व्यंजन है। तो ऑप्शन ए संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन बी ऊष्म व्यंजन, ऑप्शन सी त वर्गीय व्यंजन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए संयुक्त व्यंजन, क्योंकि जो श बनता है क और श मिलकर के श बनता है, श क्षत्रिय का। त्र में त और र मिलकर के त्र बनता है, और ज्ञ में ग और या मिलकर के ज्ञ बनता है। तो ये तीनों जो है संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। फिर इसके बाद है, पुस्तक कौन सा शब्द है। ऑप्शन ए तत्भव, ऑप्शन बी तत्सम, ऑप्शन सी देशज, ऑप्शन डी विदेशज। इसका राइट आंसर है तत्सम, क्योंकि पुस्तक जो है संस्कृत और हिंदी में एज इट इज यूज किया जाता है। संस्कृत में जब पुस्तक पढ़ते हैं पुस्तकानी, पुस्तकः, तो ये जो शब्द है हिंदी में भी हम इसको इस्तेमाल वैसे ही उपयोग में लाते हैं। तो जो संस्कृत से हिंदी में आने के बाद उनको वैसे के वैसे उपयोग किया जाता है, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। फिर इसके बाद आग कौन सा शब्द है। ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी देशज, ऑप्शन डी विदेशज। तो इसका राइट आंसर है तद्भव, क्योंकि आग जो है हिंदी में यूज किया जाता है, लेकिन संस्कृत में जब हम इसको बोलेंगे तो अग्नि हो जाएगा। तो अग्नि जो शब्द है तत्सम कहलाएगा, लेकिन जब इसको आग लिखेंगे तो ये तद्भव होगा, क्योंकि केवल हिंदी में इसका उपयोग किया जाता है। संस्कृत में अग्नि है, अग्नि से जब हिंदी लाएंगे तो आग हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, पृथ्वी कौन सा शब्द है। ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी देशज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए तत्सम, क्योंकि पृथ्वी जो है संस्कृत में भी लिखा जाता है, संस्कृत में भी इसको बोला जाता है, और संस्कृत से हिंदी में जब पृथ्वी लिखते हैं तो पृथ्वी को एज इट इज यूज किया जाता है। तो ये तत्सम शब्द है। फिर इसके बाद है, टेबल कौन सा शब्द है। ऑप्शन ए देशज, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी विदेशज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी विदेशज, क्योंकि टेबल शब्द जो है इंग्लिश लैंग्वेज से आया हुआ है, तो इसलिए इसे विदेशज या आगत शब्द भी बोला जा सकता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, नाक कौन सा शब्द है। ऑप्शन ए यौगिक, ऑप्शन बी रूढ़, ऑप्शन सी योग रूढ़, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रूढ़। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन ए समूहवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन डी भाववाचक। तो यह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जातिवाचक, क्योंकि संज्ञा में जो विभाजन होता है
जातिवाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। तो इसमें जाति, क्योंकि फूल जो एक जाति को बिलोंग कर रहे, जाति को यहाँ पर शो कर रहा है, यानी फूल कोई भी हो सकते हैं। तो इसमें एक जाति बताई जा रही है कि फूल जो है एक जाति है। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के फूल आ सकते हैं। तो फूल जाति इसमें प्रदर्शित हो रही है, इसलिए यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होगी। स्टूडेंट, इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए आप हमारे हिंदी ग्रामर में जो वीडियो है उसमें संज्ञा हमने आपको बताई है, आप उसको अच्छी तरह से देख लीजिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमानदारी कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी भाववाचक, ऑप्शन सी समूहवाचक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भाववाचक। यहाँ पर क्योंकि ईमानदारी का भाव प्रकट किया जा रहा है, तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा होगी। फिर इसके बाद लंबोदर कौन सा शब्द है? तो ऑप्शन ए रूढ़, ऑप्शन बी यौगिक, ऑप्शन सी योग रूढ़, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर है योग रूढ़ शब्द। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना कौन सा यानी कौन सी संज्ञा है? तो यहाँ पर सोना जो है गोल्ड के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो इसके लिए ऑप्शन ए भाववाचक, ऑप्शन बी समूहवाचक, ऑप्शन सी द्रव्यवाचक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा द्रव्यवाचक, क्योंकि सोना एक थिंग है, एक सामान है, तो यहाँ द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। लेकिन जब सोना सोने के लिए यानी स्लीपिंग के लिए यूज किया जाएगा, तब वहां पर भाववाचक संज्ञा होगी। लेकिन जब यहाँ सामान के लिए इस्तेमाल किया जाएगा यानी गोल्ड के लिए यूज किया जाएगा, तब ये द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, मैं कौन सा पुरुष है? तो यहाँ पे मैं के लिए आप देखिए, यहाँ पर ऑप्शन है उत्तम पुरुष, ऑप्शन बी मध्यम पुरुष, ऑप्शन सी अन्य पुरुष और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपके मैं जो है उत्तम पुरुष आएगा। स्टूडेंट्स, ये पुरुष जो है मध्यम, उत्तम और अन्य पुरुष, इसको अच्छी तरह से समझने के लिए आप हिंदी व्याकरण देखिए।